हेलो, कैसे हो आप लोग। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और बहुत अच्छा भी लगने वाला है क्योंकि जितने भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो काफ़ी यादगार भी हैं और उस पे जो लगातार रिसर्च हो रहे हैं और उसकी अपडेट भी लगातार आती रहती है और ये मामले कोर्ट में भी जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज की टॉपिक में 2000, 3000, 5000 या उससे भी अधिक वर्षों की जो रिसर्च है वो सामने आती है और हम इतिहास के बारे में जान पाते हैं और कुछ नए नए जो इमारत हैं और जो पुरानी इमारत हैं तो उन दोनों में कितने डिफरेंस हैं और किन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, किस कला से जुड़े हुए हैं, किस राजा या किस राजघराने से जुड़े हुए हैं और किस काल के हैं। तो हम रुचि लेते हैं और उस स्थिति में या उस काल में जाने के लिए तैयार होते हैं। और तैयार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें जानकारी चाहिए। हम पुरानी चीज़ों में जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें कैसी थी। तो जो भी रिसर्च हो रहे हैं वो किस के माध्यम से होते हैं, कौन करता है, उसके बारे में ही हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसे कहा जाता है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या पुरातत्व सर्वेक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जिक्र करने वाले हैं कि जो पुरानी, प्राचीन से भी पुरानी जो भी इमारत है, जो भी चीजें अवशेष मिलते हैं हमें किसी भी माध्यम से, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी एरिया हो, कहीं से भी मिलते हैं तो उसके काल को, उसकी आइडेंटिटी को सामने लाया जाता है। जो न्यू टेक्नोलॉजी के तहत अभी डिजिटल का जमाना है तो इस पे रिसर्च ज़्यादा चल रहे हैं और लगातार कुछ ना कुछ खनन या कहीं ना कहीं प्राचीन जगहों पर उनके अवशेष लेकर लैब में आज भी रिसर्च हो रहे हैं और उनके काल को, उनके साम्राज्य को या उनसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें थी पुरानी, उनकी आइडेंटिफाई को सामने लाया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे और जिक्र करते हैं कि कैसे क्या हुआ। और हर बार की तरह इतिहास से जुड़ा हुआ ही होगा हर चीज। और मैं चाहती हूँ कि इतिहास के बारे में आज काफी डिटेल में बात होगी क्योंकि जो भी रिसर्च होते हैं, जो भी अवशेष मिलते हैं, सभी पुरानी चीजों से ही मिलते हैं। वो 3000, 4000 पुरानी चीजें हैं, 10,000 इवन तक। तो आज जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो काफी विवादित भी है, कुछ विवादित चीजें भी हैं। रिसर्च के बाद काफी जो वर्तमान स्थिति में काफी विवाद भी होते हैं और इन रिसर्च के माध्यम से जो भी इतिहास सामने निकल कर आता है, मामले कहाँ चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। तो क्यों जाते हैं, तो ये भी एक विवाद भी है और समाधान भी कहा जाए। और इस विवाद का समाधान करने के लिए भी रिसर्च कई जगहों पर जारी है जो सरकार के द्वारा भी चलाई जाती है। ठीक है, और कुछ रिसर्च करने वाले वो, उनका काम है रिसर्च करना, वो अलग है उनका, वो तो रिसर्च करेंगे। लेकिन इस पे कई किताबें भी छपी हुई हैं जिसमें काफी जिक्र है, काफी वाद विवाद भी रहे हैं और काफी इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है इन चीजों से। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में, जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, तो इतिहास में चलते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई। सबसे पहली मंशा किसके दिमाग में आए कि जो भी प्राचीन चीजों, जो प्राचीन चीजें हैं उस पर रिसर्च किया जाए, किनके माध्यम से हुआ। तो स्थापना 1784 में, जो ब्रिटिश काल थे, ब्रिटिश काल के समय 1784 में इसकी स्थापना हुई। पुरातत्व शास्त्री जो थे विलियम जोन्स द्वारा। ठीक है, 1784 में 15 जनवरी 1784 में इसकी पूरी जो तारीख है वो मेंशन है 15 जनवरी 1784 में। ठीक है, तो जो पुरातत्व शास्त्री थे जो इस पे रिसर्च करते थे, एक तरह से हिस्टोरिकल चीजों पे जो उन्होंने रिसर्च किया, एक तरह से एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक माना जाए, आर्ट एंड कला या जो भी इनके क्षेत्र होते हैं, तो उन्होंने भी रिसर्च किया और उनके माध्यम से ही 15 जनवरी 1784 में इसकी स्थापना की गई। उनको जरूरत की चीजें लगी कि काफी चीजें देश में हैं जो अभी भी हिडन है, छुपी हुई है, उनके बारे में आइडेंटिटी नहीं है। तो ब्रिटिश काल में इस काम के लिए एक क्रांति सी आ गई, इसको बहुत जरूरी समझा गया और इस पे काम करने की जो उतावलापन था वो शुरू हुआ। फिर 1788 में एक पत्र छपता है, एक पत्र पब्लिश हुआ, द एशियाटिक रिसर्च, इसे प्रकाशित किया गया ताकि इसकी मांग, इसकी जरूरत, इस पे रुचि जो दिखाई जा रही थी वो प्रकाशन के माध्यम से भी लोगों तक या क्षेत्रों में, देशों में
और भारत में जो ब्रिटिश काल पहले से ही मौजूद थे भारत में, इन्होंने प्रकाशित किया था एशियाटिक सोसाइटी रिसर्च। ठीक है, 1788 के बाद 1814 में क्या हुआ, इसका पहला संग्रहालय बना बंगाल में। ठीक है, ब्रिटिश का हर दबदबा कहना चाहिए या उसका मुख्यालय बनाना बंगाल से ही शुरू हुआ। हर चीज बंगाल से इन्होंने शुरू किया। जो भी बंगाल, बिहार, ओडिशा, मुंबई, मद्रास, ये क्षेत्र क्या थे, इनके कब्जे में थे और सबसे पहले इन्होंने इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं राज्यों में अपना काम शुरू किया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को लेकर हो। तो रिसर्च के माध्यम से जो ऐतिहासिक चीजें थी, जो पुरातत्व चीजें थी, तो उसका मुख्यालय इन्होंने कहाँ बनाया, बंगाल में। ठीक है, 1814 में बंगाल में इन्होंने सबसे पहला अपना संग्रहालय बनाया, जहां से इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, द एशियाटिक रिसर्च के पत्र को प्रकाशन किया। किस तारीख में, 1788 में। फिर आगे चल के 1814 में इन्होंने एक संग्रहालय स्टेब्लिश कर दिया बंगाल में, ताकि रिसर्च कंटिन्यू हो सके। फिर आगे चल के 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, इनके द्वारा ही इसकी जो स्वरूप है, वर्तमान की जो स्वरूप थी, वो आगे और बढ़ती और इन्होंने काफी मुहिम छेड़ी इन चीजों को लेकर, रिसर्च को लेकर। और काफी ब्रिटिश के जो भी अधिकारी हुआ करते थे उस वक्त, तो इनमें उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, काफी लंबी क्रांति, काफी लंबी कोशिश रही है कि इन्हें अन्य अन्य क्षेत्रों में भारत के जो भी ऐतिहासिक मेमोरी थी, जो भी संस्कृति से जुड़ी हुई थी, उन जगहों पर इनका रिसर्च हो और इनका मुख्यालय स्टैब्लिश हो और इन पे रिसर्च करने के लिए यूथ को या युवा को विद्यार्थी के तौर पर रिसर्च करने के लिए रखा जाए। तो सबसे पहले इनका जो एक प्रारूप बनाना था, उसके लिए इन्होंने किस किस जगहों को टारगेट किया कि हमें इस जगह पे मुख्यालय स्टैब्लिश करना चाहिए। तत्कालिक वायसराय 1861 के बाद तत्कालिक वायसराय उस वक्त थे चार्ल्स जॉन कैनिंग। इनकी सहायता से ही स्थापना की गई थी बंगाल में संग्रहालय की। ठीक है, सन 1944 में मॉर्टिमर व्हीलर महानिदेशक बने। ठीक है, 1861 के बाद इन्हें जो वर्तमान वायसराय चार्ल्स कैनिंग थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक महानिदेशक को पद पे लाया जाए, ताकि देख रेख हो और इस प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाया जाए। तो इन्होंने 1944 में मॉर्टिमर व्हीलर महानिदेशक बनाए गए और मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में था। ठीक है, आगे समय के अनुसार ये प्रक्रिया जारी रही और लगातार इस पे कोशिश भी जारी थी। इस पे ब्रिटिश काल के जितने भी स्टाफ अधिकारी, जो भी वायसराय या जो भी अधिकारी हुए और महानिदेशकों की पदनियुक्ति लगातार होती रही। और 1958 में प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष धारा के अंतर्गत लाया गया। मैंने कहा कि जो भी अवशेष मिलते थे, चाहे वो किसी भी माध्यम से या सॉइल के माध्यम से, स्टोन के माध्यम से, बोन्स के माध्यम से, या जो भी चीजें पुरानी चीजें मिलती थी, तो उनके माध्यम से उस पर रिसर्च करने का अंतर्गत रखा गया कि जो भी प्राचीन स्मारक थे, क्योंकि हर चीज पे रिसर्च लैब में करने की व्यवस्था इनकी थी, तो इन्होंने चुना प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल को एक अवशेष की धारा में रखा जाए। 1958 में ये इनका पहला और मुख्य एक धारा थी, जिसके अंतर्गत इन्होंने पुरातत्व रिसर्च को रखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1958 के बाद जब इनकी एक संगठन, एक सर्वेक्षण स्टैब्लिश हो गई, उसके बाद भारी मात्रा में रिसर्च की प्रक्रिया शुरू होने लगी। फिर इन्होंने इसके लिए कुछ अधिनियम, कुछ कानून के प्रारूप बनाए, जिनके माध्यम से इस प्रक्रिया, ये तो अधिनियम थे इनके, जो 1758 और 1972 में बनाए गए थे ब्रिटिशों के द्वारा, जिसका मकसद था, इस अधिनियम का मकसद था स्मारक, पुरातत्व और अवशेष के पर्पस से, रिगार्डिंग से बनाई गई थी। इस अधिनियम में इन चीजों को मुख्य धारा में रखा गया था कि जो भी प्राचीन स्मारक हैं वो, और जो भी पुरातत्व स्थल हैं वो, और जो भी अवशेष मिलेंगे
उनके लिए ये अधिनियम को इस्टेब्लिश किया गया था, लागू किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। अब 1972 में इसमें कहा गया था कि जो भी रिसर्च के माध्यम से जो भी हमें आइडेंटिफाई होगी कला की, या जो भी आर्ट एंड कला जो भी क्षेत्र होंगे उनके पर्पज से, उनके लिए इसको बनाया गया था। तो इसमें सबसे मुख्य भूमिका है कि कला कृति के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अब जो भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो क्षेत्र थे, भारत को लगभग, भारत में कहा जाए, भारत में लगभग 24 मंडल थे, जिनके अलग अलग सेपरेट अलग कार्य क्षेत्र थे, डिपार्टमेंट थे, जिन्हें अलग अलग खंडों में बांटा गया। देखते हैं कैसे। संपूर्ण भारत की लेकर मैं चलती हूँ। ठीक, तो कितने थे टोटल ठीक, कितने 24 मंडल। ठीक है, इसमें क्या किया गया, विभाजित किया गया अलग अलग जितने भी अनगिनत क्षेत्र हो सकते हैं इनके। ठीक है, तो कैसे कैसे क्षेत्र होंगे इसके, तो मैं पहले लिखती हूँ। संगठन के पास कैसे क्षेत्र होंगे, संग्रहालय होंगे, संग्रहालय थे, उत्खनन थे, उत्खनन शाखा, ठीक, फिर प्रागैतिहासिक शाखा। ठीक है, हेडिंग पे लिखते जा रही हूँ मैं। पूरा लेख उनके लेखों की आइडेंटिफाई के लिए कि किस लिपि में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, किस कला के अंतर्गत इसे लिखा गया, बनाया गया था। तो सभी चीजों को देखेंगे हम। उसके उत्खनन को, जो भी खुदाई होती है, तो वहां से जो निकल रही है चीजें, अवशेष मिलते हैं, तो उनको हम रिसर्च के तौर पर जो भी हम जानकारी जुटा पाते हैं, तो उसके लिए एक अलग शाखा बनाई गई थी जिसे कहा गया था उत्खनन शाखा। ठीक है, फिर थी पुरालेख शाखा, फिर थी प्रागैतिहासिक जो भी शाखा थी, उसमें इतिहास से काफी चीजों को रखा गया था। तो देखते हैं शाखा कितने थे। ठीक, फिर थे विज्ञान शाखा, आगे थे उद्यान शाखा। ठीक है, सबको मैं हेडिंग देते चल रही हूँ। और भवन सर्वेक्षण, ठीक है, भवन सर्वेक्षण। ठीक, अब ठीक है, मंदिर सर्वेक्षण। ठीक है, पूरा तत्व अंतरणीय पुरातत्व। इसके बहुत लंबी शाखा भी थी, जो जिनका पर्पस था कि अनुसंधान करना है। पूरी शाखाओं का काम है अनुसंधान करना, और ये इसका जो अनुसंधान की बहुत बड़े हिस्से और बहुत बड़ी शाखा है, जिसके अंतर्गत क्या होती थी, अनुसंधान होती थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसके शाखा। फिर इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि वर्तमान भारत में इसके शाखा और इनके काम को और अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, हमने देखा कि इसमें 24 मंडल हैं, ठीक है, जिनकी अलग अलग शाखाएं हैं। कुछ और शाखा हम देखते हैं। तो हमने देखा ये अंतरजयी पुरातत्व अनुसंधान की शाखा है। इसके अलावा भी प्रशिक्षित पुरातत्व विदों को रखा गया था। ठीक है, फिर है संरक्षण के लिए, संरक्षकों के लिए शाखा। ठीक है, उसके बाद पूरा लेखा विदों के लिए शाखा। मैं जल्दी मेंशन की जाती हूँ, समय की बचत हो गया, और कुछ भी और भी मैं बता सकूँ तो जल्दी से मैं लिखती हूँ। और कुछ भी चीजें भूल जाऊँ तो मैं चाहती हूँ कि आप इसमें से जाके जो भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
आप इन्हें सर्च करके भी पढ़ सकते हो और इसकी वेबसाइट में भी आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पूरा लेख विदों के लिए शाखा बनाई गई थी। फिर है वास्तुकला, वास्तुकलाओं के लिए भी शाखा बनाई गई थी। ठीक है, अब इस पे जो रिसर्च करते हैं इन शाखाओं के अंतर्गत जिसकी भी रिसर्च होती है उसे एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का दर्जा दिया गया है। और कोई भी माध्यम हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप जिस पे रिसर्च करते हो वो एक तरह से वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और एक तरह के जो डॉक्टर होते हैं इन्हीं माध्यमों से बनाए गए थे और इनको रखा जाता है। ठीक है, जिनकी रिसर्च काफी पक्की होती है, जानकारी सटीक होती है, उनको ही रखा जाता है इन चीजों में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और भी क्या शामिल किया गया था। मैं कुछ और जरूरी चीजें जो आपके सामान्य जानकारी में मौजूद है मैं उनको भी लेके चलती हूँ कि किस तरह से और भी रखा गया था। जो भी पुराने काल थे जिसे कहा जाता है प्रागैतिक हासिक काल कहा जाता है। और इसे एक तरह से उपनिवेशिक सॉरी थोड़ा सा हिंदी में वैश्विक। ठीक है, समझ जाइएगा आप, मैं बोलती जा रही हूँ ताकि उच्चारण के माध्यम से आप सही चीजें सुन पाओ। लिखने का तो मेरा एक जरिया है कि ताकि लिखने के माध्यम से मैं अच्छे से समझा पाऊँ और आपके लिए लिखना बहुत जरूरी है और दोनों तरह से मैं समझा रही हूँ, मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल और औपनिवेशिक काल, जो भी काल क्या हुआ, आगे बढ़ी, जर्नी बढ़ी, समय बदला, सब क्या होता चला गया, नवाचार, एक तरह से बदलाव, हर चीजें जो भी हिस्टोरिकल चीजें हैं वो आगे चल के इनोवेट होता गया, जुड़ती गई और ये आगे तक पहुंचता गया। और अब जब हम इसकी स्थिति देखते हैं, जो भी क्या कहा जाए, भौगोलिक संरचना देखते हैं किस तरह से और हुई। संरचना, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, मैंने बताया कि सबके शाखा जो भी 24 मंडल के अंतर्गत जितनी भी शाखाएं थी उनके अलग अलग शाखा मैंने बता दिया। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं उनको मैंने बता दिया। उसके बाद समय के अनुसार जो भी बदलाव अभी हो रहे हैं, तो जो प्राचीन से भी पुरानी चीजों को हम देखते हैं, समय के अनुसार वो क्या हुआ, बदलते चले गए। और जो भी भौगोलिक स्थिति की जो अभी स्ट्रक्चर, जो भी संरचनाएं बन रही है इनको लेकर, तो उसको हम देखते हैं। थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे तो मैं इनको क्लीन करती हूँ। ठीक, को भी सम्मिलित किया गया है, जो कि मंदिर हो, कब्र हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो पुरानी चीजों से, कला से या किसी स्मारक इतिहास से जिनका जुड़ाव हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं उनको लेके चलती हूँ, मेंशन करती हूँ कौन कौन से जगहों पर। लिखने से क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट लोगे और आपको क्या होगा, याद होगा। जो भी मैं मौखिक तौर पे बोल पाऊंगी, कई बार वो सुनने में रहता है और वीडियो देखने के बाद क्या होगा, दिमाग से गायब। तो मैं चाहती हूँ कि मैं लिखूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप इनको ध्यान रखें और स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हो। तो मैं मेंशन करती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें और भी रखी गई हैं, और भी कोई क्षेत्र जो गवर्नमेंट के अनुसार जिनको रखा गया है कि इनको भी शामिल किया जाए, तो उनको भी शामिल किया गया है। हम देखते हैं किन किन चीज़ों को शामिल। मंदिर, मस्जिद, कब्र, कब्रिस्तान, जो कुएं होते हैं उनको भी, और है जो भी गुफा होते हैं उनको भी, और कुछ किले, जो भी बड़े बड़े इमारत, किले, भवन और जो भी ऐतिहासिक चीजें हैं जो काफी पुरानी भी हो चुकी है और समय के बदलाव के कारण उनके क्या स्मारक थोड़े से खंडित हो रहे हैं और उनका अवशेष और उनके चीजें विलुप्त होती जा रही है समय के अनुसार। तो उन किलों को भी रखा गया है। कोई कुछ ऐसे किले हैं जो आज भी वैसे की वैसे ही है। ठीक है,
और क्या लिखा जाए, वास्तुकला मैंने मेंशन कर दिया था, फिर भी जो भी वास्तुकला होंगी उनको भी, ठीक है। और है घाटी जो बनाए जाते थे, पुरानी घाटियाँ, उसमें भी काफ़ी अवशेष मिलते हैं। काफ़ी पहले पुराने के लोग हर चीज़ कुछ ना कुछ, अगर पुराने चीज़ें बनी हैं तो उनका कोई ना कोई मकसद हुआ है कि किस वजह से घाटी का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को शामिल किया गया था, बस इतना काफ़ी है। कुछ और छोटी छोटी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं जो बहुत आसान होगा समझने के लिए। जो भी पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए जिन छोटी छोटी जगहों को भी लिया गया वो है मंदिर, मस्जिद, कब्र, कब्रिस्तान, कुएं, गुफा और किले, वास्तुकला और घाटियां, जो भी घाटियां बनाई जाती थी। देखिए ये सब चीजों को बनाने का जो मकसद था, एक तरह से स्मारक यादों के लिए बनाए जाते थे, या तो फिर किसी के नाम पर बनाया जाता था, ताकि उनकी यादें, उनकी जो स्मृतियां हैं वो जीवित रहे किसी न किसी भौगोलिक संरचना के माध्यम से। तो काफी चीजें हमने देखा कि कैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किया जाता है, इनके नाम का जो टाइटल के नाम का मतलब क्या है, किस वजह से किया जाता है। तो ब्रिटिश काल से लेकर हमने वर्तमान काल भी देखा, उसके बाद उसके अधिनियम भी देखे, उनकी शाखा देखी, उनके मंडलों की जो भी शाखाएं थी, पूरे भारत में 24 मंडल बांटे गए, उनकी शाखा हमने देखी। और फर्स्ट में इनका जो संग्रहालय बनाया गया था शिमला में, फिर उससे पहले बंगाल में मुख्यालय बनाया गया था। और भी ब्रिटिश काल के दौरान बहुत सारी जगहों को चिन्हित किया गया था ताकि पुरातत्व सर्वेक्षण के रिसर्च को जारी किया जा सके। तो बहुत सारी चीजें थी, मेरे ख्याल से इनफ है। और भी कुछ जानकारी अगर होंगी या अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकलेंगे हम उससे रिलेट करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। एक तरह से इसको केस स्टडी के तौर पे लिया जा सकता है, जो वर्तमान में जो वर्डिक निकलते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या फिर केंद्र सरकार के माध्यम से, तो हम एक आर्ट एंड कल्चर के केस स्टडी के तौर पर हम इसको स्टडी कर सकते हैं, जो भी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। तो हम किसी वीडियो में इसकी केस स्टडी करेंगे। आप भी न्यूज में बरकरार रहे, लेटेस्ट अपडेट जो भी आते हैं, ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम से। तो ध्यान रखिएगा, जो भी जांच होती है, ठीक है, इनके माध्यम से होती है। इनका अधिकार क्षेत्र है वो किसी भी इमारत, अवशेष या जो भी खनन होते हैं, ठीक है, इनके वैज्ञानिकों के माध्यम से रिसर्च करके रिपोर्ट सामने आती है, फिर उस पर वर्डिक्ट दिया जाता है। तो आज आपको समझ में आया इन सब चीजों के पीछे किनका हाथ होता है, किनके माध्यम से होता है। तो वो है ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो ठीक है, मतलब कि जो महानिदेशक है, जो हमने ब्रिटिश काल में देखा 1861 के बाद से, तो महानिदेशक वहां चुने गए थे पहली बार। तब से लेकर सिलसिले बार तक बहुत सारे महानिदेशक चुने गए। अब वर्तमान में भारत के महानिदेशक जो है वो 1991 बैच की IAS अधिकारी हैं, जो विद्यावती जी हैं। उन्होंने 2020 में इस पद को ग्रहण किया महानिदेशक के तौर पर, और अभी भी बरकरार है। तो आप जाके वेबसाइट पर देख सकते हैं विद्यावती जी को, जो नए महानिदेशक के रूप में चुनी गई है, मई 2020 में चुनी गई थी, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।